आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारे ऑर्गन्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम से कनेक्टेड हैं, उनके नाम हैं इस प्रकार। तो 1 2 3 4, 2 2 4 2 6 तो इसमें हॉलो ऑर्गन्स हैं। माउथ से लेकर फर्स्ट आइटम इज माउथ, सेकंड इज ईसोफेगस, थर्ड इज स्टमक, fourth is large intestine, fifth is small intestine, large intestine and anus. These are the hollow organs. एक तरह से जैसे पाइप होता है ना जिससे पानी देते हैं, तो हमारे मुंह से लेके और एनस तक एक ही पाइप, एक ही ओपनिंग है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट नाम बीच में इंक्लूड हो गए हैं। माउथ से शुरू होता है ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, large intestine and then anus. Then comes the solid organs. आवाज़ मेरी आ रही है ना क्लियर? कोई भी एक जना ओके। सॉलिड ऑर्गन्स में हमारा लीवर आ जाता है, लीवर के साथ पेनक्रियाज आ जाते हैं, और पेनक्रियाज और बीच में आता है लीवर के साथ एक गॉल ब्लैडर, जो कि सबने सुना होगा। जब पथरी हो जाती है तो गॉल ब्लैडर को ही रिमूव कर देते हैं। तो ये भी एक डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन है। उसके बाद फूड को मिक्स करने के लिए कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं और कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। तो जो केमिकल प्रोसेस है उसको पेरिस्टैटिक मूवमेंट इसका मतलब होता है कि पुशिंग फॉरवर्ड, यानी कि जैसे आपने ग्रिप किया और आगे मूव किया, फिर ग्रिप किया, आगे मूव किया, ऐसे आप ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ धीरे 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 मूव करते रहते हैं। तो इसको बोलते हैं पेरिस्टैटिक्स मूवमेंट। पेरिस्टैटिक्स ये टेक्निकल नाम है। तो यूजिंग केमिकल्स टू ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, ये इसका मतलब है कि जो आपने खाना खाया उसको चबाया, कितनी बार चबाया? 32 बार चबाया, 32 दांत, उसको लिक्विड कर दिया बिल्कुल। तो उसको लिक्विड करने की जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसको हम पेरिस्टैटिक मूवमेंट बोलते हैं। इट मूव्स फर्दर अप टू द एनस। अब इसमें क्या क्या रिलीज़ होता है? जब ये स्लाइवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ के अंदर होते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स, तो ये जो है ना एक हार्मोन रिलीज़ करते हैं। जब आपको भूख लगती है तो एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसका नाम है टाइलिन। कोई साइंस के स्टूडेंट बैठे हैं और अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ जो आपको समझ नहीं आ रहा है या कुछ लग रहा है कि करेक्शन की ज़रूरत है, तो आप बीच में रोक सकते हैं मेरे को। बहुत अच्छा बता रहे हो आप, बहुत अच्छा बता रहे हो। दिस इज जनरल इंफॉर्मेशन जो पता होनी चाहिए, सबको पता होनी चाहिए, एटलीस्ट जो हमारे साधक हैं उनको पता होनी चाहिए। जो हमारे रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता लगेगा कि माउथ क्या है, ईसोफेगस क्या है, स्टमक क्या है, इंटेस्टाइन्स क्या है। जब आप शंख प्रक्षालन करते हैं तो इंटेस्टाइन का रोल आता है, एक्सरसाइज का रोल आता है, उसमें खाना जो है मूवमेंट का रोल आता है। यानी कि जो वात पित्त कफ की हम बात करते हैं, तो वात का काम जो है वो उसको मूव करने के लिए यूज़ होता है। तो यानी कि हमें वात भी चाहिए, पित्त भी चाहिए, कफ भी चाहिए, लेकिन एक प्रपोर्शन के अंदर चाहिए। उस प्रपोर्शन से ज़्यादा होगा तो वो फिर नुकसान करेगा। सो वात का काम है मूवमेंट का। बैलेंस चाहिए, बैलेंस। हाँ, तीनों तीनों का बैलेंस चाहिए, एक पर्टिकुलर रेशियो के अंदर ये हमें चाहिए होते हैं। तो टाइलिन जो है, ये स्लाइवरी ग्लैंड्स जो हैं, यहाँ से एक हार्मोन रिलीज़ होता है। तो आपको लगता है भूख का आभास कि हमें को भूख लगी है, तब आप खाना खाते हैं तो मुंह में आप गए, तो आपकी टंग का रोल है, और इसके बाद आपकी जो दांत से आप इसको चबाते हैं, और फिर ये ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप के थ्रू होता हुआ स्टमक के अंदर चला जाता है, और वहाँ पे रास्ते में लीवर आता है। तो लीवर के साथ जो बाइल है, बाइल रिलीज़ करता है, उसको बोलते हैं पित्त की थैली जो होती है, वो पित्त की गॉल ब्लैडर जो है, जो जूस रिलीज़ करता है, उसका नाम है बाइल। तो बाइल एक
60 ml के करीब बाइल रिलीज होता है, जो कि मिक्स हो जाता है उस खाने के साथ। और फिर पेनक्रियास जो है, इनके दो फंक्शंस होते हैं। एक तो आपका पेनक्रियास जो है वो इंसुलिन रिलीज़ करता है, जो कि शुगर पेशेंट्स को इसकी जानकारी होगी कि इंसुलिन के टीके लगते हैं जब ये पेनक्रियास आपके काम नहीं करते। दूसरा जो पेनक्रियास का काम है वो डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज़ करता है। डाइजेस्टिव जूसेस करीबन 200 ml के करीब वो रिलीज़ करता है, जो कि खाने में मिक्स होते हैं। अब आपने खाना बनाया गैस के ऊपर या कुकिंग किया, उसके बाद ये खाना पेट के अंदर गया, तो पेट के अंदर एक तो बाइल्स के साथ मिक्स होगा, एक डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स होगा, और उससे पहले जो टाइलिन जो है ग्लैंड्स हमारे रिलीज़ करेंगे, वो एक हार्मोन होता है जो कि रिलीज़ होता है, उसका नाम टाइलिन है। सो टाइलिन, बाइल, डाइजेस्टिव जूसेस एंड नाउ ये जो खाना आपने लिक्विड बना दिया, चबा चबा के उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, इसको बोलते हैं चाइम, CHYME, चाइम। तो ये चाइम जो है इन जूसेस के साथ मिक्स होके ये जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन तक, और वहाँ पे जो है ये एब्जॉर्ब करता है, खाने को एब्जॉर्ब करता है। आपने जो विटामिन्स लिए उसको भी एब्जॉर्ब करेगा, आपने जो तला हुआ तेल खाया उसको भी एब्जॉर्ब करके भेजेगा आगे, और जो आपने विटामिन्स लिए, मिनरल्स लिए, आयरन लिया, और जो आपने डिफरेंट सब्जियां, फल या जो भी आपके खाने के इंग्रेडिएंट्स हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करके और वो जो विटामिन्स, मिनरल्स जो हैं ये स्टोर करके लीवर के पास, लीवर में जाके स्टोर हो जाते हैं। कुछ तो बॉडी को फंक्शंस को चलाने के लिए यूज़ होते हैं, और कुछ जो हैं स्टोर हो जाते हैं, जो कि जब बाद में जब ज़रूरत पड़ती है तब वो रिलीज़ होते हैं, और उस टाइम जो है वो बॉडी के अंदर सप्लाई हो जाते हैं। जब जब ज़रूरत पड़ती है, आयरन की ज़रूरत पड़ेगी, आयरन रिलीज़ करेगा। लीवर के अंदर विटामिन्स, मिनरल्स की ज़रूरत पड़ेगी तो वो उस टाइम पे रिलीज़ करेंगे। जैसे आप दौड़ते हैं, आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, आप अपनी कोई एक्टिविटी करते हैं, तो उस टाइम ये एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो जो स्टोर्ड एनर्जी है, लीवर एक फ्लाई व्हील का काम करता है, तो वो उस टाइम वो एनर्जी जो है आपकी बॉडी को सप्लाई करता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने काम करना शुरू किया तो पहले खाएंगे, फिर एनर्जी आएगी, फिर काम होगा। वो एनर्जी आपकी स्टोर्ड रहती है, और जब जब ज़रूरत पड़ती है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो देर आर हॉलो ऑर्गन्स, देर आर सॉलिड ऑर्गन्स, देर आर केमिकल प्रोसेसेस एंड देर आर हार्मोन्स विच आर रिलीज। और जब ये लीवर के अंदर स्टोर हो जाते हैं तो खाना जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो स्टूल के ज़रिए या फिर जो यूरिन के ज़रिए जो है उस रास्ते से वेस्ट प्रोडक्ट्स शरीर के बाहर चले जाते हैं। तो ये एक साइकिल है जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहा गया है। ऐसे ही हम 10 और सिस्टम जो हैं, 9 और सिस्टम्स हैं जिनकी बात टाइम टू टाइम करेंगे। अगर कविता जी हैं और उनको अगर ये क्लियर हो गया है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इतना ही था डाइजेस्टिव सिस्टम का, और डिटेल में है, लेकिन हमें बेसिक चीज़ें ये पता हैं तो इतना काफ़ी है हमारे जानने के लिए। और समय समय पर हम बात करते रहते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब अवॉइड करना चाहिए। और जैसे एज बढ़ती है तो हमें रात का खाना कुछ हल्का लेना चाहिए, दिन का खाना आप भारी ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट, कुछ लोग कहते हैं कि ब्रेकफास्ट जो है आप थोड़ा हैवी ले सकते हैं ताकि आप दिन भर काम करते रहें, और बीच में लंच भी ले सकते हैं। और कुछ लोग लंच नहीं लेते, ब्रेकफास्ट के बाद सीधा ऑफिस से शाम को घर आते हैं तब वो खाते हैं। तो हर एक का रूटीन अलग अलग है। अपने शरीर की जो आपकी एक्टिविटी है, अगर आप खेतों में काम करते हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा डाइट की ज़रूरत है, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो आपको थोड़ा कम डाइट की ज़रूरत है। तो एवरेज आप 2000 कैलोरीज़ के करीब कंज्यूम करते हैं, जो कि खाना आपको खाने से मिलती हैं, वो 2000 कैलोरीज़। उसमें से करीबन 1/3 जो है वो यूज़ हो जाती हैं, बाकी 1/3 जो है स्टोर हो जाती हैं। और कुछ कैलोरीज जो हैं 300-400 कैलोरीज आपको रात को जब आप सोते हैं तब काम कर रही होती हैं, वो आपके हार्ट के लिए, आपके ब्रेन के लिए, और आपके और जो रेस्पिरेटरी फंक्शन है, सांस लेते हैं, उनके लिए वो यूज़ होती हैं। 300-400 कैलोरीज तब यूज़ होती हैं जब आप सो रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सो रहे हैं तो कैलोरीज जो है उस टाइम नहीं चाहिए होती हैं, उस टाइम भी आपको बॉडी को मूव करने के लिए कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है। सो दिस वाज अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। एनी क्वेश्चंस यू वांट
you have in your mind you can raise and I'll try to answer those questions. और अगर क्लियर है तो हम आगे मूव कर सकते हैं। आपने मुझे सुना उसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। बड़ा अच्छा लगा, समझ आई। बहुत बढ़िया। एक चीज के विषय में ऐसे एक्सप्लेन कर दो और ये मॉर्निंग क्लास में भी एक्सप्लेन कर देना ताकि उनको भी नॉलेज हो। एटलीस्ट हमारे ग्रुप वालों को पूरी नॉलेज होनी चाहिए, हमारी कोशिश। हाँ, हम 10 के 10 सिस्टम एक एक करके, और जब बीच में टाइम निकलेगा तो हफ्ते में एक दिन एक सिस्टम लेके उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो रिपीट कर देना फिर साथ साथ ना, बीच थोड़े टाइम के बाद। ठीक है जी। ये भी प्राइमरी उद्योग करा दे भाई साहब। भाई साहब, अब पोजीशन ले लेते हैं भ्रामरी के लिए। सीधे बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी रख लें, आँखों को